आज हम पढ़ेंगे प्रवर्धन के बारे में। प्रवर्धन, प्रोपगेशन मतलब पौधों की संख्या में सतत वृद्धि करना। पौधों की संख्या बढ़ानी है तो प्रवर्धन करना आवश्यक है। पौधों की संख्या में सतत वृद्धि, वही प्रवर्धन कहलाता है। सतत वृद्धि करने की जो क्रिया होती है, वृद्धि करने की क्रिया, वो प्रवर्धन कहलाती है। इससे पौधों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ये दो प्रकार का होता है मुख्यतः, एक लैंगिक जो बीज द्वारा होता है और दूसरा अलैंगिक जो बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग, जो वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहलाता है। अन्य भागों द्वारा, जड़, तना, पत्ती जो भी है उसके द्वारा ये अलैंगिक प्रवर्धन किया जाता है। जो बीजों द्वारा पौधे का निर्माण है उसमें सबसे पहले देखेंगे लैंगिक जनन को। तो बीजों द्वारा इसमें पौधों का निर्माण किया जाता है, पौधों की संख्या को बढ़ाया जाता है। तो बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं। बीजू पौधे, बीज द्वारा जो भी पौधे तैयार किए जाते हैं बीजू पौधे कहलाते हैं। अब बीज द्वारा हम जो भी प्रवर्धन करेंगे या जो भी पौधों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो इसके क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले है कि बीज द्वारा प्रसारण है वो प्रवर्धन है या प्रसारण वो एकदम सरल होता है। कोई भी कठिनाई इसमें नहीं आती। बीज की बुआई की और पौधे का निर्माण हो गया, प्रवर्धन एकदम सरल है। दूसरा कि किस्म सुधार का जो भी कार्य है वो इसी द्वारा किया जाएगा। किस्म सुधार, कोई नई वैरायटी तैयार करनी है तो पहले हमें बीज द्वारा ही पौधे तैयार करने पड़ेंगे। किस्म सुधार हमेशा बीज द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य द्वारा नहीं किया जा सकता। बीज द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो कम खर्च में, ज़्यादा खर्च नहीं होता है, कोई भी खर्च नहीं होता है, कम खर्च में तैयार किए जा सकते हैं, आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। और क्या लाभ है, और है कि अगर जिन पौधों का वानस्पतिक प्रसारण नहीं किया जा सकता, जो पौधे जड़, तना, पत्ती, फूल आदि द्वारा नहीं बन पाते, उनका हमेशा ही बीज द्वारा ही प्रवर्धन किया जाएगा। जैसे फालसा है या नींबू है, तो ये मुख्यतः ज़्यादातर है वो बीज द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। अलैंगिक प्रवर्धन इनमें काम नहीं करता है। और अब हानियाँ क्या है इसकी? हानियाँ है कि इसके बीजों द्वारा उत्पन्न पौधे हैं जो मातृ पौधे से बिल्कुल अलग होते हैं। जो मातृ पौधा है उससे अलग, मातृ पौधे से अलग होता है हमेशा। मातृ पौधे से ये पूरा अलग होगा। और बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे लंबी अवधि के बाद फल देते हैं। लंबी अवधि के बाद ये फलों का निर्माण होता है, फल देते हैं। आकार बहुत बड़ा हो जाता है इनका, पौधों का आकार में वृद्धि होती है, आकार बहुत बड़ा होता है। इसलिए जो ट्रेनिंग प्रूनिंग की क्रिया है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, कटाई छटाई अधिक करनी पड़ती है। ये है अलैंगिक प्रवर्धन। उसके बाद है, यह है लैंगिक प्रवर्धन, उसके बाद अलैंगिक प्रवर्धन। अब पढ़ेंगे अलैंगिक प्रवर्धन, जो बीजों के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग द्वारा तैयार किया जाता है, अलैंगिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। वानस्पतिक प्रसारण भी इसको कहते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं। जो वनस्पति यानी पौधे के अन्य भागों द्वारा तैयार किए जाते हैं, नए पौधे तैयार किए जाते हैं, वो वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। इससे जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो हमेशा मातृ पौधे के समान होते हैं। जो मातृ पौधा है उसके समान लक्षण और आकार के ये पौधे होते हैं, मातृ पौधे के समान लक्षण से उत्पन्न होते हैं। और बीज रहित जो पौधे हैं, जो पौधे हैं बीज रहित है, जिनमें बीज बनते ही नहीं है, उनका निर्माण किया जा सकता है। जैसे केला है, इसमें बीज नहीं बनते हैं, तो इस केले का प्रवर्धन हमेशा ही वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा ही किया जाता है। आकार इसका कम होता है, जो पौधे बनते हैं आकार छोटा होता है इसका, तो छोटे आकार के पौधे होंगे, इसलिए कटाई छटाई क्रिया कम करनी पड़ेगी। अब हानियाँ क्या है इसकी? हानियाँ है कि आयु बहुत कम होती है, ज़्यादा लंबी आयु के नहीं होते हैं, आयु इनकी बहुत कम होती है, कम आयु के पौधे होते हैं। सुधार का कार्य नहीं किया जा सकता,
सुधार कार्य संभव नहीं, सुधार कार्य है जो इसके द्वारा संभव नहीं है। विपरीत परिस्थितियों के प्रति अनुकूल नहीं होते हैं, विपरीत परिस्थितियां आएगी तो ये पौधे खराब हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कम सहनशील, विपरीत परिस्थितियों में कम सहनशील, सहनशील है वो, विपरीत परिस्थितियों में ये पौधे नहीं होते हैं। अब पढ़ेंगे प्रवर्धन के प्रकारों के बारे में। जो वानस्पतिक प्रवर्धन है उसके प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन के? तो इसमें सबसे पहले है कलम, जो कटिंग है उसके द्वारा पौधे तैयार किए जाना। तो कलम द्वारा पौधे किस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि पौधे का कोई भी भाग, जैसे जड़ है, तना है, जड़ है, तना है, जो पत्ती है, उनको काटकर नए पौधे का निर्माण किया जाता है, तो वो कलम कहलाती है। तो कलम द्वारा में सबसे पहले देखेंगे जड़ द्वारा। जड़ द्वारा में जड़ से कलम किस प्रकार की जाती है? तो जो पौधे होते हैं जैसे अमरूद है, लीची है आदि, इनमें प्रवर्धन के लिए लगभग 1 सेंटीमीटर मोटाई अर्थात व्यास की, 1 सेंटीमीटर व्यास की जड़ लेते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर मोटाई या व्यास की जड़ लेते हैं। उसको, उसके जो मूलों वगैरह एक्स्ट्रा भाग है उनको सबको हटा दिया जाता है। वो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी जड़ को काट कर नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इस जड़ को भूमि के समानांतर ऐसे अंदर दबा दिया जाता है, भूमि में इसको दबा दिया जाता है, जिस पर जहाँ पर इसमें नोड होंगे वहीं पर एक नए पौधे का निर्माण होगा। तो ये जड़ द्वारा है। उसके बाद पत्ती द्वारा, तो पत्ती कलम में ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। पत्ती द्वारा मतलब पत्ती को काटकर नए पौधे का निर्माण, जैसे पत्थर चट्टा है, तो पत्थर चट्टा है वो पत्ती को काटकर नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तना। तो तना कलम, तने का कोई भाग काटकर अगर हम तैयार करते हैं पौधा, तो वो तना कलम कहलाता है। तो तना कलम में सबसे पहले है इसकी लकड़ी की कठोरता या परिपक्वता के आधार पर इनको अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है कि तने की लकड़ी है वो कितनी कठोर है या कितनी परिपक्व हो गई है। तो कठोरता के आधार पर बांटा गया है। तने में जो लकड़ी होती है उसकी कठोरता के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले कठोर काष्ठ इंपोर्टेड है, कठोर काष्ठ, इसको हार्डवुड कहते हैं, हार्डवुड कटिंग, कठोर काष्ठ कलम। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पौधा होता है उसमें मात्र पौधा तो 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। पहले तो 1 वर्ष पुराना, 1 साल पुराना पौधा होगा। उस पौधे का तना लेंगे जो लगभग 22 से 25 सेंटीमीटर लंबा होगा, 22 से 25 सेंटीमीटर लंबा तना काट लेते हैं, जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर होती है। 2 सेंटीमीटर मोटाई होती है इसकी। दो सेंटीमीटर मोटाई का तना काटते हैं। अब जो ये तना काटा गया है उसकी अगर इस पर कोई भी अन्य शाखा लगी हुई है या पत्ती लगी हुई है उसको हटाकर पत्तियां तोड़ देते हैं और इसको भूमि में लगा देते हैं। तो 2 महीने के बाद इसे नए पौधे का निर्माण शुरू हो जाता है। लगभग 60 से 70 दिन
बाद है वो नया पौधा बनता है। तो तना लिया 22 से 25 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर मोटाई का और 1 वर्ष पुराना, उसको भूमि में गाड़ दिया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। भूमि में इसका लगभग 2/3 भाग है वो अंदर दबा दिया जाता है और 1/3 भाग है वो बाहर रखा जाता है। भूमि में भूमिगत कर दिया जाता है। उसके बाद मध्यम कठोर काष्ठ कलम। तो मध्यम कठोर काष्ठ होती है, तो इससे थोड़ा सा नया, मतलब ये 1 वर्ष पुराना है तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, नाम का फर्क है। कठोर और ये है मुलायम। मुलायम कैसी होगी? तो 1 वर्ष से भी कम पुरानी, मतलब 6 से 9 माह की, 6 से 9 माह पुरानी कोई कठोर जो सॉफ्ट होती है वो 6 से 9 माह पुरानी लकड़ी लेते हैं तने की, और उससे द्वारा यही विधि वापस से अपनाई जाती है। मुलायम के बाद में साकी कलम है। तो साकी हर्बेशियस होती है, जो एकदम नई वर्दी वाली होती है। साकी एकदम नई वर्दी की जो होती है, उसके द्वारा जो पौधे का निर्माण किया जाता है, जो हरा तना होता है उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। ये मुख्यतः फूल वाले पौधे जैसे गुलदाउदी आदि में तैयार किया जाता है, गुलदाउदी द्वारा तैयार किया जाता है। आदि पौधे इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह है कलम द्वारा। इसके बाद प्रवर्धन का दूसरा प्रकार है जो दाब कलम। दाब कलम, जिसे लेयरिंग भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रवर्धन का आगे का भाग जो है दाब कलम। उससे पहले हमने पढ़ा था कि कलम लगाना, कटिंग क्या होता है। तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो कलम होती है उसको पौधे का कोई भाग होता है जिसको काट कर पौधे से पृथक करके नए पौधे का निर्माण उसके द्वारा किया जाता है, वो कलम कहलाता है। अब है दाब कलम। दाब का मतलब है किसी को ऊपर से बांध कर उस पर दबाव लगाकर लेयरिंग करके, इसको लेयरिंग भी कहते हैं, लेयरिंग करके। तो इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले जिस पौधे पर कलम करनी है या दाब कलम करना है उसको चयन करते हैं, उसकी कोई शाखा को एक शाखा का चयन किया जाता है जिसको बिना पौधे से पृथक किए हुए, इसको पहले पौधे से हम पृथक नहीं कर सकते, उस पर 2.5 सेंटीमीटर छाल हटाकर 2.5 सेंटीमीटर छाल हटाकर उस पर जड़ें उत्पन्न की जाती है। जड़ें उत्पन्न करने के बाद में इसको यहाँ से हटाकर नए पौधे का निर्माण किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया दाब कलम कहलाती है। पूरी प्रक्रिया दाब कलम कहलाती है। इसमें सबसे पहले है साधारण दाब, सिंपल लेयरिंग क्या होता है। तो साधारण दाब, इसमें यही दाब कलम का पहला प्रकार है कि किसी पौधे की एक शाखा का चयन किया जाता है जिसको यहाँ पर से 2.5 सेंटीमीटर छाल इसकी हटा ली जाती है और इसके आगे का जो 15 सेंटीमीटर सिरा है उसको छोड़ा जाता है। इस सिरे को किसी पौधे की सहायता या लकड़ी की सहायता से बांध दिया जाता है। यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर छाल हटाकर इसको भूमि के अंदर दबा दिया जाता है। भूमि के अंदर दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ समय बाद जड़ें उत्पन्न होती है, लगभग 30 से 45 दिन बाद। 30 से 45 दिन बाद इस पर से जड़ें उत्पन्न होती है, वो साधारण दाब कहलाता है। इसके बाद दूसरा है शीर्ष दाब, जिसको टिप लेयरिंग भी कहते हैं। शीर्ष दाब, टिप लेयरिंग। तो टिप लेयरिंग में
किसी पौधे की शाखा का चयन किया जाता है और इस शाखा के शीर्ष भाग पर, जो इसका शीर्ष भाग है, वहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की छाल है वो हटा ली जाती है और इस शीर्ष भाग को ही भूमि में गाड़ दिया जाता है। ये जो शीर्ष भाग है उसको भूमि में दबा दिया जाता है। ये शीर्ष दाब टिप लेयरिंग कहलाता है। इसको भूमि में दबाने पर यहाँ पर जड़ों का निर्माण होता है। जड़ों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। कुछ समय बाद लगभग 2 महीने लगते हैं और नए पौधे का निर्माण होता है। बाद में यहाँ से काट कर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद है सर्पाकार। सर्पाकार सर्पेंटाइन। तो इसमें जो पौधे की शाखा होती है उसको भूमि में सर्प के आकार में से, जैसे एक बेल के आकार में अलग अलग स्थान से 2.5 सेंटीमीटर की छाल यहाँ से हटा ली जाती है और भूमि में दबा दिया जाता है। यहाँ से नए जड़ों का निर्माण होता है। बाद में नए पौधे का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये सर्पाकार लेयरिंग कहलाती है। इसमें से भी यहाँ सबसे 2.5 सेंटीमीटर की छाल हटा ली जाती है, उसको भूमि में दबा दिया जाता है। सर्पाकार लेयरिंग कहलाती है। सर्पाकार लेयरिंग के बाद है ट्रेंच। ट्रेंच मतलब खाई। एक नाली बना दी जाती है या एक खाई बना ली जाती है जिसमें पौधे की कोई शाखा को ऐसे नीचे करके पूरी उस नाली के अंदर दबा दिया जाता है। पत्ती विहीन करके नाली के अंदर दबा दिया जाता है। अब इस शाखा में जहाँ जहाँ पर भी नोड होंगे या कलिकाएं होंगी वहाँ से जड़ों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। और पौधा बनने के बाद में इसको पृथक कर लिया जाता है, नए पौधे का निर्माण किया जाता है। ये है दाब कलम का 4th प्रकार, ट्रेंच दाब। ट्रेंच लेयरिंग कहते हैं। उसके बाद है माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब। माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब यह है कि अगर किसी पौधे से नए पौधे का निर्माण करना है तो उस पौधे के तने को एक भाग से स्थान से काट दिया जाता है। तने को काटने पर इस पर से कुछ समय बाद नई शाखाओं का विकास होता है। नई शाखाएं स्फुटित होती है। तो नई शाखाओं को स्फुटित होने के बाद में इन शाखाओं से 2.5 सेंटीमीटर की छाल है जो हटा ली जाती है और इनको भूमि में दबा दिया जाता है। अगर ये आसानी से मुड़ने योग्य है तो इनको सबको भूमि में दबा दिया जाता है। अगर ये भूमि में दबने योग्य नहीं है, कठोर है, तो यहाँ पर से सब पर छाल हटाकर इसको मोस घास की सहायता से इसको पॉलीथीन लगाकर बांध दिया जाता है। मोस घास लगाकर पॉलीथीन की सहायता से बांध दिया जाता है। माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब कहलाता है। ये शाखाएं जब 8 से 10 सेंटीमीटर की हो तब ये कार्य किया जाता है और जड़ें निकलने के बाद में इसको यहाँ से पूरे को पृथक कर लिया जाता है और नए पौधे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद है घुट्टी दाब, वायु दाब, एयर लेयरिंग भी कहते हैं इसको। अन्य भी नई नाम है इसके, मार्कुटेज भी कहते हैं इसको। मार्कुटेज लेयरिंग या चाइनीज लेयरिंग भी इसको कहते हैं। जिन फल वृक्षों की लंबाई अधिक होती है, जो बड़े फल वृक्ष होते हैं, जो लंबे फल वृक्ष होते हैं, उनकी किसी उनकी शाखाओं पर से 2.5 सेंटीमीटर की छाल है जो हटा ली जाती है और हवा में ही, मतलब वायु में ही इन शाखाओं पर पॉलीथीन बांध दी जाती है और नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इस विधि के लिए सबसे पहले जो शाखा चयन की जाती है उसकी कम से कम वो 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए।
1 वर्ष पुरानी शाखा होनी चाहिए जिस पर यह कार्य किया जाता है। और 2.5 से 3 महीने बाद ये यहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो जाती है। बाद में इसको यहाँ से पृथक कर लिया जाता है और नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। यह कार्य मुख्यतः नींबू है, लीची है, जिनकी शाखाएं थोड़ी कठोर होती है, नीचे नहीं आ सकती, उनमें किया जाता है। नींबू है, लीची है, इनमें ये गुटी दाब अपनाई जाती है। सब में समान कार्य है। पहले में 2.5 सेंटीमीटर छाल हटाई जाती है और भूमि में दबा दिया जाता है। ये कार्य मुख्यतः जो ग्रेमनी कुल के घास वर्गीय पौधे होते हैं जो छोटे होते हैं उनमें आसानी से की जा सकती है। यह भी लगभग शाखा है वो 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर सिरा इसका बाहर रखा जाता है और अंदर से ये काट दी जाती है। उसके बाद शीर्ष दाब टिप लेयरिंग में भी जो शीर्ष भाग होता है उसकी 2.5 सेंटीमीटर शाखा है, 2.5 सेंटीमीटर छाल हटा दी जाती है और उसका सिरा है जो भूमि में दबा दिया जाता है। उन्हें जड़ों का निर्माण होने के बाद उसको काट लिया जाता है। फिर सर्पाकार लेयरिंग है जिसमें इसको सर्प के आकार में से लगा दिया जाता है और 2.5 सेंटीमीटर छाल हटा दी जाती है और नए नए पौधे का निर्माण होता है। बाद में काट कर पृथक कर लिया जाता है। ट्रेंच लेयरिंग में पूरी शाखा को ही भूमि में दबा दिया जाता है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर गहरी शाखा होती है उसमें दबा दिया जाता है। जो नए परोर निकलते हैं उसको काट कर जड़ें निर्माण होने को काट कर अलग कर लिया जाता है। बाद में ढेरी या माउंट लेयरिंग है जिसमें तने के पास से काटा जाता है, जिसमें नई शाखाएं निकलती है, छोटी छोटी नई शाखाएं निकलती है। 8 से 10 सेंटीमीटर की जब ये शाखाएं हो जाए तो 2.5 सेंटीमीटर की छाल उतार दी जाती है और इस छाल पर गीली मोस लपेट कर जड़ें उत्पन्न की जा सकती है या इनको भी भूमि में दबाकर जड़ें उत्पन्न की जा सकती है। वायुदाब या एयर लेयरिंग है, मार्कुटेज या चाइनीज भी कहलाता है। जो पौधे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी शाखा का चयन करके जो 1 वर्ष पुरानी उस पर 2.5 सेंटीमीटर छाल हटाकर उसको मोस घास की सहायता से बांधकर जड़ों का निर्माण किया जाता है। अब इन सब में जड़ें उत्पन्न करने के लिए इनका ऑक्सीजन हार्मोन द्वारा उपचार करना आवश्यक है, उसके बिना ये इससे जड़ें उत्पन्न नहीं की जा सकती।